जब उस चौथे को ऐन सामने परफ्यूम के भभूके छोड़ती मैं नजर आई तो मेरा नहाता यौवन भी उसकी आंखों के समक्ष नाच उठा। वो उल्लू की तरह दीदे फाड़े मेरा दीदार करता रहा। अगले ही पल उसकी पुतलियां खौफ की अधिकता से थमी और शून्य में जा अटकी। मैं समझ गई कि वो अपने बाकी तीनों साथियों के हश्र का की बाबत सोचने लग बैठ गया है। उसी क्षण मैंने धुआं उगलते उसके समक्ष चुटकी बजाई तो वह जैसे होश में आया और मुझे टुकर टुकर देखने लगा। हाँ तो मैं हाँ तो मिस्टर ही तभी अभी दिल नहीं भरा मुझे देखकर, या और देखोगे? अपने सीनों के बीच हाथ रखती मैं चहकी। उसकी दृष्टि मेरे दूधिया अवयवों पर फिर आ टिकी, जिन्हें देखने की कीमत उसके 3 साथियों ने जान देकर चुकाई थी। अब कुछ बोलोगे या मार खा के ही बकोगे? मैंने कश खींचते अपनी आवाज़ उस तनिक उसर्द की। वो तीनों, उसने हाथ ऊपर की तरफ हिलाकर पूछा। वो तीनों वहीं गए जहाँ की तरफ तुम्हारा इशारा है। आप अपनी बताओ या वहीं जाओगे? अपनी बताओगे या वहीं जाओगे? मैंने भी आकाश की तरफ हाथ उठाया। उसकी आंखों में भय की परछाइयाँ नाच उठी। धीरे धीरे उसके दोनों हाथ अपने मुंह पर सूजे हुए पोपटों पर गए, जो उसे मेरी मार की याद हो आई। ऊ ऊ ऊ वो हकलाया। एक सिगरेट मिलेगी? एक उंगली दिखाते उसने पूछा। मैंने गर्दन की को हल्की सी जुम्बिश देते उसकी तरफ डनहिल की डिबिया बढ़ाई। उसने सिगरेट निकाल कर होठों से लगाई तो मैंने लाइटर जलाया। मैंने जला लाइटर आगे बढ़ाया तो उसने सिगरेट युक्त मुंह लाइटर की तरफ बढ़ा दिया। आई तो अगले ही पल वो जिबे होती काटी जा रही भैंस की तरह डकारता पीछे जा रपटा और मुझे भीतर भीतर घूरने बैठ गया। सिगरेट अभी भी मुंह में फंसी थी और उसकी नाक लगभग झुलसी सी पड़ी थी। स्टूपिड, तुम्हें सिगरेट की जगह नाक सुलगाने के लिए किसने कहा था? मैं भुनभुनाई। मैंने नाक सुलगाई? वो होठों से फड़फड़ाती सिगरेट के साथ ही बोला। आपने जानबूझकर मेरी नाक पर लाइटर टिका दिया। मैं अपनी कुर्सी से तनिक उछलकर उसकी फड़फड़ाती सिगरेट सुलगाने का उपक्रम करती बोली, मेरा नाम नीला दामली है। हंसते हंसते सुलगा देती हूँ और सुलगाते सुलगाते तो जला ही देती हूँ। अभी मैं और कुछ कहती कि उसकी सिगरेट सलगी, फिर उसके होठों के ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगी। होठों में ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगी। अगले क्षण सिगरेट उसके होठों से कूदी और उसकी शर्ट के रास्ते गिरेबान में उतरती चली गई। वो काटे जा रहे जानवर की तरह उछलने लगा। उसके दोनों हाथ कुर्सी की बाहों से बंधे थे और दोनों टांगे पायों से। अगले ही पल वो मेंढक की तरह कुर्सी सहित ही फुदकने लगा। मैं कश का धुआं उगलते चहकी। उसकी मजबूरी यह थी, ना तो कुर्सी उठा सकता था और ना ही अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी फुदकफूं जारी रख सकता था। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। वो वहीं पर ही चिंगाड़ने डकारने लगा। अपने बारे में अभी बताओगे या अपने क्रीमेशन के बाद? कहते हुए मैंने अपने पास पड़ी टेबल से स्कॉच की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। वो हैरानी से तड़पता हुआ मुझे देखने लगा। उसकी शर्ट सुलग कर धुआं छोड़ने लगी थी। मैंने वहीं पड़ा एक गिलास उठाया और उसके लिए एक छोटा सा पैक बनाया। पूछोगे नहीं, एक पैक मिलेगा? कहते हुए मैंने पैक का एक सिप लिया और फिर तेज़ी से अपना सिर इनकार में हिलाने लगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैक। मुझे सिर हिलाता देख वो चिंगाड़ा। शिट, बहुत कड़वी है। गर्दन हिलाते मैंने कृत्रिम झुरझुरी ली और पैक की बाकी स्कॉच उसकी शर्ट में उड़ेल दी। साले स्कॉच में भी ठर्रा पेल देते हैं। भवाक से आग भभकी और उसकी शर्ट आग पकड़ गई। अगले ही पल उसका पूरा जिस्म आग में भभक उठा, जबकि मुझे कड़वा सा मुंह बनाने से ही फुर्सत न मिली। आग आग, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। अपने जिस्म को शोलों के बीच देखकर वो बावरा हो उठा और उसकी चीखें तमाम हद पार कर गई। हौसला रखना यार, मैं हाथ खड़ा कर बोली। जैसी शर्ट पर गिरी विस्की ख़त्म होगी, आग बुझ जाएगी। घबराता काहे को है? जरा सी विस्की ही तो गिरी है, ये ससुरी तो वैसे भी कलेजा ही जलाती है। उसे मेरे शब्द सुनने की फुर्सत कहाँ थी। धड़ाम धड़ाम फट फड़ाक। अगले ही पल वो अपने शोला मगन कुर्सी फर्श पर गिराता लुढ़कनियाँ लेने का प्रयास कर रहा था। पर शराब की अगन तभी बुझनी थी जब उसकी प्यास ख़त्म होनी थी। जब उसने खुद को जलने से बचा पाने में असमर्थ पाया तो एक करवट लेकर ही करता जलने लगा। मैं इत्मीनान से कश पे कश खींचती रही। 3 मिनट बाद उसकी आग स्वतः अपने आप बुझी तो मैं भी अपनी बची खुची सिगरेट सैंडल तले मसलती उठी। फिर मैंने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल उठाई और उसकी तरफ बढ़ी। वो कुर्सी पर एक करवट बंधा गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था और कुर्सी के पायों पर कहीं कहीं अभी भी दियों की मानित
आग सी जल रही थी। मैं उसके सिरहाने पहुंची और मैंने स्कॉच का एक लंबा घूंट भरा। अगले पल मैंने स्कॉच के साथ मुंह ही मुंह में गुड़गुड़ की और थूकने के अंदाज में चेहरा उसकी तरफ नीचे किया, मानो मैं अभी कुल्ला कर दूंगी। नहीं नहीं, वो मेरे पैरों पर रपटता वो चीख उठा, बख्शो देवी बख्शो, बताता हूँ। उसी पल स्कॉच की गुड़गुड़ अपने हलक के रास्ते पेट तक पहुंचाई और कड़वा सा मुंह बनाती बोली, बको। कुछ देर पहले मुझे भूखी निगाहों से घूरते युवक को मैं यकायक अब देवी नजर आने लगी थी, शायद साक्षात देवी चामुंडा। वो हंसा। उसकी ही सुन मैंने चेहरा नीचे घुमाया तो इस बार वो मुझे हंसने की बजाय रोता नजर आया। कमबख्त हंसता भी ही करके और रोता भी ही करके। एकाएक उसके कूल्हे पे ठोकर जड़ती में दहाड़ी, भाई माय गॉड, अगर तू बोलता भी ही करके हुआ ना तो कसम से स्कॉच की यह बोतल मैं पूरी तेरे ही ऊपर पलट दूंगी। उसी के साथ ही मैंने स्कॉच की बोतल उस पर पलट डालने की नीयत से पकड़ ली। नहीं नहीं, मेरा नाम शेरा भोपाली है, भोपाल का रहने वाला हूँ, वहाँ के बेगमपुर इलाके का जाना माना गुंडा माना जाता हूँ। और वो तीनों कल्लन, भीमा और गुजर, वो बोला, वो गहरी गहरी सांसों के बीच बोला, हम चारों एक छोटा मोटा सा गैंग चलाते हैं। मैं अपने शब्दों पर जोर देती बोली, चलाते थे। वो मेरी भावभंगिमा देख बौखलाया। परसों रात ही मैंने किसी परसों रात ही हमें किसी अंकल का फ़ोन आया। कौन अंकल? नहीं जानता, शेरा नामक युवक फटाफट बोला। उसने फ़ोन पर अपनी मुकम्मल परिचय यही दिया, बहुत पूछने पर भी यही दिया कि उसका नाम अंकल है। आगे फ़ोन पर उसने कहा कि हमें नीला धामली का अगवा करना है और अगवा करने के बाद तुम्हें कालीबाड़ी के मंदिर के पास छोड़ देना है। कालीबाड़ी का मंदिर? मैंने मन ही मन दांत पीछे। वही अंकल का एक आदमी 50 लाख रुपयों के ब्रीफकेस के साथ मिलेगा। हमने वह रुपये उससे लेने हैं और चुपचाप और तुम्हें उन्हें सौंपना और भोकाल निकल लेना है। बास्टर्ड! मैंने तत्काल उसकी कमर पे लात जड़ी। मैंने तो सुना है तुम लोग बिना एडवांस के मक्खी तक का कत्ल नहीं करते। ऐसा कब से होने लगा कि पेमेंट काम हो जाने के बाद लोगे? झूठ बोलता है। इस बार मैंने स्कॉच की बोतल वाकई उस पर उड़ेली, मगर जरा सी ही छिड़की। भबाक! वो फिर भाव करके जलने लगा। बताता हूँ, वो सुअर की तरह डकारा। जल्दी! मैं भी चीखी। कमीने, अभी भी तू मुझे लुभाने के लिए झूठी स्टोरी बना रहा है। जल्दी बता, कौन है अंकल, वरना ये आंटी तुझे जिंदा भस्म कर देगी। लिए थे, वो फटाफट बोला। हमने अंकल से 10 लाख रुपए एडवांस में लिए थे, वो खुद आया था देने। नहीं, उसके कोई आदमी हमें भोपाल में ही 10 लाख रुपए के साथ मिला था। नाम बोल उसका। मैंने दांत चबाए। कत्याल, वो तनिक सोच भरे स्वर में बोला। हुलिया, उसने बताया और मैंने अपने जहन में उसका हुलिया सुरक्षित कर लिया। क्यों कराना चाहता था वो मेरा अगवा? नहीं जानता। क्यों? पूछा नहीं उससे? मैं भुनभुनाई। ज़रूरत नहीं समझी, वो तेज़ी से बोला। हम लोग सिर्फ पैसों का मुंह देखते हैं, बाकी तमाम सवाल हमारे लिए बेमानी होते हैं। आगे बोल। अंकल का वही आदमी यानी कत्याल ही तुम्हें कालीबाड़ी मंदिर में मिलेगा, जहाँ तुम उसे मेरा अगवा किया जिस्म सौंपोगे और वो तुम्हें बकाया 40 लाख देगा। नहीं जानता कि वहाँ कत्याल मिलेगा या कोई और, पर यह तय है कि वहाँ रोकड़ा मिलेगा। मैं हुंकार भरती हंसी। बिल्ले को मरते हुए भी ख्वाब में छिछड़े नज़र आ रहे हैं, और वह भी पूरे 50 लाख के। खैर, आगे बोल। हो जो पता था बता दिया। अंकल को तुम कैसे यकीन दिलाते कि नीला दामनी का अगवा ठीक ढंग से हो गया है? वो हकलाया। धड़ाक! मैंने तत्काल उसे ठोकर जड़ी। जल्दी भौंक, मेरे पास समय का तोड़ा है। किस्तों में बताएगा तो किस्तों में जलेगा। मैंने स्कॉच की बोतल फिर उसके ऊपर तनिक टेढ़ी की। नहीं बताता हूँ। वह बावला हुआ। मेरी पिछली जेब में मोबाइल है। मुझे इस मोबाइल पर पौने घंटे बाद अंकल या कत्याल की कॉल आनी है और मुझे अपने नाकामयाबी की सूचना उन्हें देनी है। मैंने उसी क्षण हाथ बढ़ाकर उसकी जेब से मोबाइल तलाशा और बाहर खींचा।